नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी क्यों हारी, पार्टी इस पर लगातार मंथन कर रही है। बीजेपी आलाकमान इस मुद्दे पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष समेत सभी बड़े नेताओं से फीडबैक ले चुके हैं। यूपी बीजेपी अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है, तो यूपी के सीएम योगी भी बीजेपी विधायकों से लगातार मिल रहे हैं। योगी ने इस सिलसिले में कल बरेली और मुरादाबाद मंडल के विधायकों और एमएलसी के साथ अलग अलग बैठकें की। इस बैठक में उनकी मेरठ मंडल के विधायकों के साथ मुलाकात चल रही है। शाम को योगी प्रयागराज मंडल के विधायकों और एमएलसी से मिलने वाले हैं। अपनी मुलाकात के दौरान योगी विधायकों को जीत के फॉर्मूले के साथ साथ नसीहत भी दे रहे हैं। योगी का कहना है कि किसी जनप्रतिनिधि की जीत के लिए 50% पार्टी की जिम्मेदारी होती है, तो 50% खुद प्रत्याशी भी जिम्मेदार होता है। योगी के साथ मुलाकात के दौरान विधायकों ने अधिकारियों की मनमानी का भी मुद्दा उठाया। इस पर योगी ने पक्के सबूतों के साथ अफसरों की शिकायत करने को कहा। योगी ने मनमानी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई का भरोसा दिया है। साथ ही योगी ने विधायकों ने अपने इलाके की जनता से लगातार संवाद बनाए रखने और उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील होने के लिए भी कहा है। तो एक बड़ी समस्या जो सामने आ रही थी वो ये कि प्रत्याशी लगातार ये शिकायत कर रहे थे कि पार्टी के अंदर खाने भीतरघात हुआ, जिसकी वजह से प्रत्याशी ये चुनाव हारे। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो नसीहत दी है बीजेपी के नेताओं को, विधायकों को, तो वो ये है कि पार्टी का रोल किसी भी प्रत्याशी के जीत में 50% है, तो उतना ही रोल प्रत्याशी का खुद का है। यानी वो प्रत्याशी जमीन पर उतरकर जनता के बीच में कितना जा रहा है, इस पर निर्भर करता है कि उसकी जीत कैसी होगी। विधायकों संग योगी की मेल मुलाकात। बैठक में योगी ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि अगर अधिकारी ना सुने तो पक्के सबूतों के साथ इसकी शिकायत कीजिए। क्षेत्र में संवाद बनाए रखें, यानी कि जनता के बीच में जाना जरूरी है। लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील बने ताकि जनता आपको अपने दिलों में जगह दे पाए। कानून का पालन हो। कानून नहीं मानने से सपा 10 साल से सत्ता से बाहर है। यानी कि एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा कितना बड़ा है उत्तर प्रदेश में, याद दिलाने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने विधायकों को की है। और यह साफ कर दिया है कि अगर अधिकारियों की मनमानी हो रही है तो आप उसकी शिकायत करें, पक्के सबूतों के साथ शिकायत करें, और कोई अधिकारी अगर मनमानी कर रहा है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। यह आश्वासन मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। योगी ने मीटिंग में जो मैसेज दिया उसको लेकर विधायक गुस्से में हैं। उनके रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर मेरठ मंडल की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने आए हैं। आपको सुनवाते हैं विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने क्या कहा है। साक्ष्य नहीं, कोई बेईमान अधिकारी है तो उसके साक्ष्य लेकर कैमरा लेकर घूमेगा विधायक? मतलब विधायक का कहना क्या, उसकी प्रतिष्ठा इतनी नहीं है कि कोई बेईमान अधिकारी अगर लूट रहा है उसके खिलाफ एक माहौल है या जनता उसको कह रही है तो उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे क्या? उस पर कार्रवाई नहीं होगी? आज आप लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे, ये बात साक्ष्य होना ठीक बात है, लेकिन साक्ष्य होना, विधायक का कहना क्या प्रमाणिक नहीं है? विधायक का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से बड़ा होता है, जो है ना, जिसने नरक कर दिया है और भाजपा का जो नुकसान किया है उसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं और करेंगे आज भी। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि पुख्ता सबूत। अरे भाई, सबूत बात सही है माननीय मुख्यमंत्री जी की, लेकिन सबूत होना क्या विधायक का कहना कम है क्या? तो ये मुद्दा उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के जो आम कार्यकर्ता हैं, उनकी तरफ से लगातार शिकायत की जाती है कि अफसरशाही उत्तर प्रदेश में हावी हो चुकी है। काम कराने के लिए अगर अफसरों के पास जाया जाता है तो अफसर अपनी हनक दिखाते हैं, और ये शिकायत बार बार मुख्यमंत्री के सामने रखी जा रही है। ये शिकायत बार बार संगठन के सामने रखी जा रही है। लेकिन अब प्रूफ की बात अगर मुख्यमंत्री ने कही है तो ये बात विधायकों को रास नहीं आ रही है। अब लोनी से विधायक की तो आपने सुन ली, वो ये कह रहे हैं कि अफसर सुनते नहीं हैं। लेकिन गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। एक ही जिले के 2 जनप्रतिनिधियों के अलग अलग सुर नजर आ रहे हैं। हमारे गाजियाबाद में ऐसी स्थितियां ज्यादा नहीं है। हम लोग तो अपने स्तर पर ज्यादातर मामले सुलझा लेते हैं। अगर कहीं कोई समस्या आती है तो मुख्यमंत्री से भेंट करना कोई बड़ा काम नहीं है, और मिलकर के उन समस्याओं को भी हल करना कोई बड़ी बात। हर जगह की परिस्थितियां अलग अलग हैं। गाजियाबाद की परिस्थितियां इतनी विषम और खराब नहीं है। वहां पर सांसद के इलेक्शन में भी उतना ही वोट मिला जितना विधायक के इलेक्शन में मिला। तो एक ही जिले के 2 अलग अलग जनप्रतिनिधि और दोनों की अलग अलग राय सामने आ रही है। लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर कह रहे हैं कि मनमानी करते हैं अफसर, अब हम
प्रूफ कहां से लेकर आए? क्या विधायक का कहना जरूरी नहीं है? तो अतुल गर्ग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे पहले आपको बताएं कि सीएम योगी ने मुरादाबाद मंडल और बरेली मंडल में हार की समीक्षा की थी। सीएम योगी ने जो मीटिंग की थी उसमें हारे हुए प्रत्याशियों और उस मंडल के विधायकों के साथ बैठक की थी और हार के कारणों को जानने की कोशिश की थी। अब देखिए, मुरादाबाद मंडल हमेशा से एक चुनौती उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए रहता है। इसमें से 6 सीटों में से 4 सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई, जबकि बरेली मंडल की आप बात करेंगे तो बरेली मंडल में 4 में से 3 जीती हैं भारतीय जनता पार्टी ने। बरेली मंडल वोट बैंक के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ समझा जा सकता है। बरेली में भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत दर्ज करती है, लेकिन मुरादाबाद मंडल में हार का स्वाद बीजेपी को चखना पड़ता है। अब जो बैठक हुई है उसमें क्या कहा गया है? मीटिंग में हारे प्रत्याशी मंडल के विधायक इस बैठक में मौजूद रहे। गलतियां ना दोहराने का मंत्र दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। 2027 की तैयारियों में जुटने के निर्देश दे दिए गए हैं। जो एक बड़ा डेंट उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को लगा है, उससे सबक लेने की बात जनप्रतिनिधियों से कही गई है। अब आपको बताएं मुरादाबाद मंडल में कौन कहां से जीता है। तो अगर आप अमरोहा की बात करेंगे तो यह सीट एनडीए के खाते में गई, चूंकि यहां से आरएलडी के प्रत्याशी थे, उन्होंने बिजनौर और अमरोहा जो सीट है वो जीत ली। अमरोहा सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती। अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करेंगे तो यहां मुरादाबाद, रामपुर और संभल, ये तीनों ही सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती है, जबकि नगीना में चंद्रशेखर ने जीत दर्ज की है। और इसीलिए मुरादाबाद मंडल में नुकसान आने वाले चुनावों में ना उठाना पड़े, विधानसभा चुनावों में ना उठाना पड़े, इसीलिए अभी से तैयारियों को दुरुस्त किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की जा रही है, विधायकों से मुलाकात की जा रही है और उन्हें जीत का मंत्र दिया जा रहा है। अब मुरादाबाद मंडल में क्या परफॉर्मेंस रहा है भारतीय जनता पार्टी का, वो भी आपके लिए समझना जरूरी है। बीजेपी की परफॉर्मेंस को अगर आप देखेंगे तो 2019 में एक भी सीट इस मुरादाबाद मंडल की बीजेपी के खाते में नहीं आई थी, जबकि 2024 में 2 सीटें जीतने में कामयाब रहे हैं। वो सीट है बिजनौर और अमरोहा की। हार की अगर आप बात करेंगे तो 2019 में मुरादाबाद मंडल की 6 सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, जबकि 2024 में नुकसान 4 सीटों का हुआ है। स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे तो 2024 में स्ट्राइक रेट में इजाफा हुआ है। अब बरेली मंडल की बात भी आपके सामने रख देते हैं। अगर आप बरेली मंडल की सीटों को देखेंगे तो बरेली, शाहजहांपुर और पीलीभीत वाली जो सीट है ये भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। समाजवादी पार्टी ने बदायूं को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी से छीन लिया है और ये परिवार के पास सीट चली गई है एक बार फिर से। इसीलिए बदायूं सीट को लेकर, बरेली मंडल को लेकर अपनी तैयारियों को दुरुस्त किया जा रहा है और मुख्यमंत्री क्षेत्रवार बैठकें कर रहे हैं, मंडलवार बैठक कर रहे हैं और लगातार जानकारी हासिल कर रहे हैं कि आखिर कमी कहां पर रह गई, हार के कारण क्या थे, उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है। मुरादाबाद मंडल हमेशा से एक टफ फाइट देने वाला मंडल रहा है, जहां बीजेपी को झटका लगता है। हालांकि इस बार बीजेपी ने अपने परफॉर्मेंस को जरूर दुरुस्त किया। जबकि बरेली की आप बात करेंगे तो 2019 में 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी बरेली मंडल की। 2024 में 1 सीट का नुकसान हुआ और 3 सीटें बीजेपी सिर्फ जीत पाई। आपको बता दें कि बदायूं की जो सीट है वो समाजवादी पार्टी के खाते में गई। स्ट्राइक रेट देखेंगे तो 2019 में जो स्ट्राइक रेट 100% था वो 2024 में 75% का हो गया। इसलिए इस बरेली मंडल में एक बार फिर कब्जा करने के लिए बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और जनप्रतिनिधियों से यह समझा जा रहा है कि आखिर हार का सामना उनको क्यों करना पड़ा है। तो देखिए, एक तरफ मुरादाबाद मंडल जहां पर इस बार बीजेपी ने सीटें तो हासिल की, 2 सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब रही। पिछली बार 0 सीटें जीती थी बीजेपी ने, लेकिन फिर भी समीक्षा ये की जा रही है कि आखिर हार के कारण क्या हैं। विशाल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है उत्तर प्रदेश की समीक्षा में वो है अफसरशाही का हावी होना। विधायक अगर शिकायत करते हैं तो अब प्रूफ की मांग उनसे की जा रही है। कई विधायक तो नाराज भी नजर आ रहे हैं।
देखिए प्राची, लगातार जो मंडल वाइज बैठकें हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। मुरादाबाद के साथ साथ बरेली की जो बैठकें हैं वो कल हुई और आज जो महत्वपूर्ण बैठक इस समय मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पे 5 कालीदास पे चल रही है, जहां इस समय हम मौजूद हैं। मेरठ मंडल की बैठक चल रही है और इस मेरठ मंडल की बैठक में जो गाजियाबाद से विधायक है वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग भी मौजूद हैं। और ऐसे में जब आपने नाराजगी की बात कही तो निश्चित तौर पर जब नंदकिशोर गुर्जर से हम लोगों ने बात की कि क्या बात आप रखने आए हैं, कौन सी बात कहने आए हैं, मुख्यमंत्री ने तो साफ कह दिया है कि अधिकारी के खिलाफ अगर कोई भी जनप्रतिनिधि सबूत देता है तो हम कार्रवाई करेंगे। तो उनका कहना था कि जो विधायकों का प्रोटोकॉल होता है वो चीफ सेक्रेटरी से बड़ा होता है और अगर कोई विधायक अपने मुख्यमंत्री से बात कहता है, अफसरों की शिकायत करता है तो उसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। और यही सब बातों को रखने के लिए नंदकिशोर गुर्जर, अतुल गर्ग और तमाम विधायक और मंत्री जो कि मेरठ मंडल से आते हैं वो इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक कर रहे हैं। और जो आपने जिक्र किया प्राची, वो मुद्दा सबसे बड़ा है विधायकों के बीच में, जनप्रतिनिधियों के बीच में, कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं, उनके जायज कामों को नहीं करते हैं। यही वजह है कि जो कार्यकर्ता है वो हताश है, निराश है और उदासीन था लोकसभा चुनाव की वजह से। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में बीजेपी को यहां वो सफलता नहीं मिल पाई, सीट का जो लॉस है वो देखना पड़ा। और इसी वजह से इस समय जनप्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं और शाम को भी जो बात की जा रही है वो बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है प्राची, क्योंकि प्रयागराज मंडल की शाम को बैठक होने जा रही है। और ये देखना खासा दिलचस्प होगा कि इस मीटिंग में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचते हैं या फिर नहीं। प्राची, बिल्कुल, एक तरफ ये देखने वाली बात है कि इसमें डिप्टी सीएम पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, तो दूसरी तरफ इस अफसरशाही को लगाम लगाने के लिए क्या कदम सरकार की तरफ से उठाए जाते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। विशाल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, एक तरफ योगी आदित्यनाथ यानी कि मुख्यमंत्री विधायकों और मंत्रियों से मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी विधायकों और मंत्रियों से अलग अलग मुलाकात कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आई। इससे पहले दारा सिंह चौहान से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर डाली गई थी। दारा सिंह चौहान से पहले राजभर से मुलाकात हो या प्रयागराज में नंद गोपाल नंदी के घर जाकर परिवार से मुलाकात की तस्वीर हो, सब सामने आया। तो 18 जुलाई को जगदंबिका पाल और उससे पहले सूर्य प्रताप शाही से भी केशव प्रसाद मौर्य ने मुलाकात की थी। और इन मुलाकातों के पीछे कई सियासी वजह समझ में आ रही हैं। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कई सुगबुगाहट हैं जो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही हैं। आपको बताएं कि केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के 28 बड़े नेताओं से अभी तक मुलाकात कर चुके हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, विधायक, एमएलसी शामिल हैं, जिनसे लगातार केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात चल रही है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब देखिए, यूपी में मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप भी 2 दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य से मिले थे। इस मुलाकात के बाद उन्होंने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य लगातार विधायकों से, मंत्रियों से, एक्स एमएलए से, एक्स एमपी से मुलाकात कर रहे हैं। आपकी भी मुलाकात हुई केशव प्रसाद मौर्य से, तो उनसे क्या बात हुई आप? देखिए, चूंकि मैं प्रदेश सरकार में मंत्री भी हूँ, ओबीसी मोर्चे का अध्यक्ष भी हूँ, इस नाते मुझे अपने संगठन और सत्ता के वरिष्ठों से मिलकर मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। मैं कल उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से मिला था, परसों ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम साहब और केशव प्रसाद मौर्य जी से भी मिला था। और मैंने उनको निमंत्रण देने का आग्रह किया था कि 29 जुलाई को ओबीसी मोर्चे की प्रदेश कार्य समिति में आप आकर ओबीसी समाज के लोगों का मार्गदर्शन करें। तो जो कुछ ये मेल मिलाप का सिलसिला है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को विकसित करने के लिए है। हाँ, कुछ लोग ये जरूर समझ रहे हैं आज के दिन कि शायद भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है, संगठन और सत्ता में तालमेल नहीं है। जो लोग ऐसा समझ रहे हैं, मेरे ख्याल से वो गलत फहमी में है। कई जगह पर श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के बयान को कोट भी किया गया कि उन्होंने प्रदेश कार्य समिति में कहा कि संगठन बड़ा है सत्ता से। तो इसको भी बहुत सारे लोगों ने कई अर्थ निकालने की कोशिश की है। मैं मीडिया के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का ये बयान पहली बार नहीं आया है। उन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में, सम्मेलनों में और कार्य समिति हो, प्रशासन वर्ग हो, उन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के संगठन को
महत्ता दर्शाते हुए संगठन को बड़ा होने का आह्वान ही किया है। अब देखिए, इन मुलाकातों को सामान्य मुलाकात कहने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन इन मुलाकातों के पीछे मायने बहुत हैं। केशव प्रसाद मौर्य क्या अपना अलग मोर्चा बना रहे हैं? 2017 से जिस तरीके की खटास केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में बताई जाती है, क्या वो खटास अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है? अभी आपको बताते हैं कि संजय निषाद से जब इन मुलाकातों को लेकर पूछा गया तो उन्होंने सभी अटकलों को खारिज कर दिया और कहा कि मुलाकात ट्रेनिंग प्रोग्राम के सिलसिले में हुई थी। चुनाव के नतीजे आए हुए 1.5 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन यूपी बीजेपी में सरकार में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? इसको लेकर तरह तरह के सवाल हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य लगातार जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। अब मुलाकात हुई है डॉक्टर संजय निषाद से, जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और योगी सरकार में मंत्री भी। मुलाकात हुई केशव जी से, क्या बात? मुलाकात तो हमेशा होती रही है, तो ऐसा तो नहीं कभी पूछा गया कि उस समय मुलाकात हो गई। ये देखिए, अनौपचारिक मुलाकातें हमसे होती रहती, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे नड्डा साहब हो, चाहे मंत्री जी हो, उप मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो। ये हम लोग सहयोगी दल हैं, हम लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। सब अनुभवी नेता हैं, तो अनुभव तो लेना ही पड़ेगा। किसी को सफलता प्राप्त करना है तो जो सफल और अनुभवी नेता होता है उसके साथ है। चुनाव है 10 सीटों का, उस पर कैसे हम लोग पिछली असफलता के कारण है, कहीं जो कि विपक्ष को आंशिक सफलता मिल गई, हम लोग थोड़ा नुकसान पहुंचाए, तो आगे नुकसान ना हो, उसके लिए तो चर्चा होनी पड़ेगी ना आगे। क्योंकि लेकिन जैसे आपने कहा कि बाई इलेक्शन क्योंकि यूपी में होने हैं 10 सीट्स पे, और ये जो बाई इलेक्शन हैं बीजेपी के लिए, आपके लिए भी, क्योंकि आपने एक सीट पिछली बार जीती थी, जिस सीट में उपचुनाव हो रहे हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये चुनाव कैसे लड़े जाएं, इस पर क्या बात हुई केशव मौर्य? निश्चित रूप से विपक्ष ने जो भ्रम फैलाया था उसके जवाब दिए जाएंगे, जिसने नैरेटिव सेट किया था उसके। और जिस तरीके से हम लोगों ने आजमगढ़ और रामपुर जीता, वैसे हम लोग चुनाव भी जीतेंगे और बेहतर परिणाम आएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में मीटिंग बुलाई थी, आजमगढ़ मंडल की, और उसमें ओम प्रकाश राजभर जो भी सहयोगी दल है योगी सरकार में, वो उस मीटिंग में नहीं गए और राजभर जी ने मुलाकात की केशव प्रसाद मौर्य से। नहीं, एक्चुअल में वो जो मीटिंग मंडलवार है, वो मीटिंग में हमको लगता है कि विधायक और सांसद एमपी जो चुनाव लड़ने वाले उनको बुलाएगा। अभी जैसे हम लोग, अभी यहाँ मीटिंग हुई थी, अभी हम लोग जिम्मेदारी दी गई है चुनाव लड़ने की, जो 10 सीटें हैं उसमें हम लोग बुलाए। तो कौन आता है कौन नहीं बुलाता, कौन है, वो किस परिस्थितियों में किसकी संपर्क की मीटिंग है, उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में कुछ पक रहा है और पकाने वाले केशव प्रसाद मौर्य हैं, ऐसी चर्चा सियासी गलियारों में खूब सुनाई पड़ रही है। जिन लोगों से मुलाकात केशव प्रसाद मौर्य ने की है वो इसे सामान्य और औपचारिक मुलाकात बता रहे हैं। अब बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात के बाद इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन एक ही हैं। केशव प्रसाद मौर्य से आपकी भी मुलाकात हुई थी, संगठन और सरकार को लेकर क्या चल रहा है, अगर कुछ बता पाए? संगठन सरकार एक है, भारतीय जनता पार्टी विद द डिफरेंस है, अन्य पार्टियों से भिन्न है, और लगातार हम तीसरी बार जीते हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। ये 60 वर्षों के बाद का इतिहास। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश की सियासत में कई गुंजाइश हैं जिन पर अटकलें लगाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ युवाओं का जो इंतजार है उत्तर प्रदेश में वो खत्म हो चुका है। यूपी पुलिस में 60,000 कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा दोबारा होना जारी है। इसकी तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इसके लिए डेट जारी कर दी है। लिखित परीक्षा 5 दिन होगी, 23, 24 और 25 अगस्त को होगी, लेकिन जन्माष्टमी की वजह से ब्रेक होगा। इसके बाद 30 और 31 अगस्त को परीक्षा आयोजित की जाएगी। खास बात यह है कि यह एग्जाम 5 दिनों में 10 पालियों में होगा और हर पाली में करीब 5 लाख स्टूडेंट शामिल होंगे, यानी कुल 50 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। यहां पर यह भी आपको बता दूं कि यूपी में पेपर लीक कानून लागू होने के बाद पहली बार कोई परीक्षा होने जा रही है, इसलिए नकल और पेपर लीक करने वालों पर 1 करोड़ का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक का बना और इस पेपर लीक पर एक्शन लिया गया। जो कानून बनाया गया वो कानून
लागू कर दिया गया है, जिसके बाद ही पहली परीक्षा आहूत होनी है। आपको जानकारी दें कि 23, 24, 25 और 30 और 31 अगस्त को ये परीक्षा आहूत होनी है, यानी कि परीक्षा आयोजित की जानी है। प्रत्येक दिन 2 पाली में परीक्षा आयोजित करवाई जाएंगी। इस बार विशेष ध्यान शासन प्रशासन का इस तरफ है कि कोई भी पेपर माफिया या पेपर लीक माफिया इन परीक्षाओं में दखल ना दे पाए। हालांकि कानून लागू कर दिया गया है और इस कानून के तहत कड़ी सजा के प्रावधान जो हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी कर दिए हैं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक और नकल पर कैसे लगेगी नकेल, आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लागू हो चुका है और उसी के बाद ये पहली परीक्षा पुलिस भर्ती की होने जा रही है। इस पूरे कानून के तहत अगर कोई संलिप्त पाया जाता है, कोई नकल करा रहा है, कोई पेपर लीक कर रहा है, तो उसे 1 करोड़ का जुर्माना देना होगा। आजीवन कारावास की सजा भी उसे हो सकती है। ऐसे प्रावधान इस अध्यादेश में, इस कानून में किए गए हैं और इसी से यह समझा जा सकता है कि इस बार पेपर माफियाओं पर शायद नकेल लगाने में उत्तर प्रदेश की सरकार कामयाब हो जाए। अब जो परीक्षा होने जा रही है, इसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, कितने पदों के लिए परीक्षाएं हो रही हैं, ये भी आपके सामने रख देते हैं। देखिए 60,244 पद हैं जिसके लिए परीक्षा होनी है। 5 दिन तय किए गए हैं जब ये परीक्षा कंडक्ट की जाएगी, यानी परीक्षार्थी जो हैं वो 5 दिन इन परीक्षाओं में शामिल होकर अपनी अपनी बारी में परीक्षा दे सकते हैं। 10 पालियों में परीक्षा होगी क्योंकि एक दिन में 2 पालियों में परीक्षा करवाई जाएगी। कुल परीक्षार्थी कितने हैं? करीब 50 लाख परीक्षार्थी हैं। 60,244 कुल पद हैं, लेकिन कितने परीक्षार्थी इसमें भाग ले रहे हैं? करीब 50 लाख परीक्षार्थी हैं जो इसमें भाग ले रहे हैं। और इस बार उम्मीद यह है कि जो पेपर लीक का माफिया उत्तर प्रदेश में, पेपर लीक का मुद्दा जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा बन गया था, विपक्ष ने इसे हाथों हाथ लिया था और सरकार को घेरने की कोशिश की गई थी, जिसका नुकसान भी उत्तर प्रदेश में उठाना पड़ा, वो इस बार शायद नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे। यूपी के बलिया में रोहित पांडे हत्याकांड में सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। हत्याकांड में शामिल आरोपियों के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चल रहा है। 20 जुलाई को मर्डर की वारदात सामने आई थी। कोतवाली के सामने रोहित पांडे नाम की शख्स की हत्या कर दी गई थी। धारदार हथियार से हमला किया गया था। हत्या का मुख्य आरोपी रोहित यादव उर्फ राइडर अभी भी फरार है। पुलिस ने करीब 6 लोगों के खिलाफ नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। अब तक 2 आरोपी शिकंजे में हैं, जिनसे छानबीन की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। फरार आरोपियों के अवैध निर्माण पर अब बुलडोजर गरज रहा है। मुख्य आरोपी रोहित यादव उर्फ राइडर के घर पर अवैध निर्माण को प्रशासन ने हटा दिया है। अवैध निर्माण पर तो बुलडोजर चल रहा है, लेकिन ये मुख्य आरोपी अभी कहां है, इसकी जानकारी पुलिस के पास नहीं है। 20 जुलाई को यूपी के बलिया जिले में यह वारदात हुई थी। रोहित यादव उर्फ राइडर और उसके गैंग के कुछ साथियों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। रोहित पांडे नाम के शख्स पर धारदार हथियार से हमला किया गया। दिन दहाड़े मर्डर की इस वारदात से लोगों में आक्रोश फैल गया। पूरा मामला सीएम योगी तक पहुंचा, जिन्होंने एक्शन को लेकर फटकार लगाई। उसके बाद अब तक ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई हैं। आरोपियों के अवैध कब्जे पर किए गए निर्माण पर बुलडोजर गरजा है। लगातार दूसरे दिन कार्रवाई की गई है। पुलिस की 4 टीमें पूरे मामले की छानबीन में जुटी हैं। 2 नामजद आरोपियों को पकड़ लिया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है।